नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने एक लेक्चर कवर कर लिया है जहां पे स्केलर्स और वेक्टर्स, स्पेसिफिकली वेक्टर्स क्वांटिटी की जो भी बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थी हमने वहां पे कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा और उस लेक्चर के आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाओ बेटा, फटाफट जाओ, फर्स्ट वो लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर जंप करना। और अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर देना और नीचे एक कमेंट भी छोड़ देना। तो आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो समझने की कोशिश करेंगे। और एक पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेरिवेशन देखा था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, the magnitude of the resultant vector is under root of p square plus q square plus 2pq cos theta, कुछ इस तरह से था। और हमने एंगल को भी फाइंड आउट करने की कोशिश की। के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत सारे सम आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पेन पेपर हाथ में नहीं लिया है तो जाओ बेटा, वीडियो को पॉज करो, फटाफट पेन पेपर उठाओ और इस लेक्चर के रनिंग नोट्स भी निकालने की कोशिश करना, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले रहेगा अपने पास यूनिट वेक्टर। अब देखना व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का। तो अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इसका रहेगा यूनिट, यूनिट दैट इज 1। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 रहेगा। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। एक चीज याद रखना, ये किसके लिए यूज किया जाएगा? यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। अब ये क्या फंडा है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज करना कि मेरे पास एक वेक्टर है कुछ इस, मान के चलो कि ये ए वेक्टर है। ओके। अब मैंने आप लोगों को कुछ बाकी डेटा तो यहाँ पे नहीं दिया है और मैंने पूछा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है? नहीं। मैथमेटिकली अगर मुझे इसका डायरेक्शन देना है तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है और उसी कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड जिसका 1 है और ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है। मतलब क्या? अगर मैं एक यहाँ पे इसी वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा वेक्टर ड्रॉ कर दूं, एग्जैक्टली इसी के ऊपर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसी के ऊपर एक छोटा सा वेक्टर ड्रॉ कर दूं ना, और इस वेक्टर का मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ कैप के साथ। ये जो कुछ सिंबल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ कैप। ठीक है। अब ये जो ए कैप है ना, दिस ए कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो याद रखना ए कैप क्या है? तो ये एक यूनिट वेक्टर है ए के डायरेक्शन में, मतलब ये मुझे ए का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस? तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है अच्छी तरह से। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला मेरा बन जाएगा यहाँ पे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए divided by mod of vector A, that is magnitude of vector A। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला रहेगा फॉर एनी यूनिट वेक्टर, किसी
कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, अगर मुझे कुछ इस तरह से दिया गया हो, इंस्टेड ऑफ ए वेक्टर अगर मुझे यहाँ पे टेल दिया गया है पी, और ये जो हेड है, हेड इज टुवर्ड्स क्यू, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज पी क्यू कैप इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। समझ लेना अच्छी तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वी विल गो टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट मींस एक्स वाई एक्सिस, ये तो 2D वाला हुआ। मैं यहाँ पे कंसीडर करने वाला हूँ 3D वाला। 3D वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब मेरे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो इन जनरल हम इसे एक्स एक्सिस लेते हैं, ये मेरा वाई एक्सिस बन जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर वाई एक्सिस। ठीक है, और सीधा हो जा, आहे सताए, हाँ, ये अपना वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये जो है यहाँ से मैं जेड एक्सिस को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, ये क्या है, तो ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कहाँ पे है, कैसे बताओगे आप लोग? अब देखना, यहाँ पे नहीं बोल सकते कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन राइट में चल रहा है, वाई एक्सिस ऊपर चल रहा है, जेड एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है। नहीं, अगर मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम एक छोटे से नन्हे से वेक्टर से देंगे और ये बनेगा मेरा यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, और इसका नाम रहेगा आई कैप। ये क्या है, आई कैप। तो ये है मेरा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा मेरा आई कैप। ठीक है, सिमिलरली मैं वाई एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ, तो ये आएगा कुछ इस तरह से। अब देखना, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ये बन जाएगा जे कैप। ठीक, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बन जाएगा मेरा जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर, दैट इज के कैप। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल है, समझ लेना। नाउ व्हाट इज जे कैप, तो जे कैप मेरा बन जाएगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, टू बी स्पेसिफिक, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और के कैप क्या रहेगा, तो ये रहेगा इन डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ये जो रहेगा, सो दिस इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए ये बन जाएगा मेरा माइनस आई कैप। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इस आई को माइनस साइन लगा दूं तो ये मुझे दे देगा डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस, तो इनटू द प्लेन रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस के कैप। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये बन जाएगा नेगेटिव के कैप। तो हमेशा याद रखना व्हाट आई जे के कैप क्या है, तो वो है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। These are the unit vectors in the positive direction। किसके किसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऑफ, तो ये बन जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो याद रखना, ये
लास्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्टिव, मतलब आई कैप किसका डायरेक्शन है तो एक्स एक्सिस का है पॉजिटिव, जे कैप किसका डायरेक्शन है तो ये वाई एक्सिस का डायरेक्शन है, के कैप किसका डायरेक्शन है तो ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। सिमिलरली माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप को भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इन सिंपल टर्म्स रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इसके हमें पार्ट्स करने हैं, पार्ट्स, और ये जो पार्ट्स रहेंगे ना ये पार्ट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। और हम यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मोस्टली देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ये किस तरह से किया जाता है उसे भी समझ लेते हैं। मान के चलना, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई। ठीक है, एक वेक्टर है, सपोज करना कि मेरे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह, और मैं इस वेक्टर को नाम दे रहा हूँ आर वेक्टर। ये क्या है मेरा, तो ये है मेरा आर वेक्टर। अब मुझे इसके क्या करने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, और ये पार्ट्स किस तरह से होने चाहिए, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका क्या है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए हेड से किसी भी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। हमें क्या करना है, किसी भी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, अपना काम हो जाएगा। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को मैं वेक्टर वाले ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये जो पोर्शन बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ये जो पोर्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये इस आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में एक हमने वेक्टर बना दिया। सिमिलरली मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ से देखना, यहाँ से अगर मैं ऊपर एक एरो ले लूँ, सीक्वेंस को समझने की कोशिश करना, हम यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये व्हाइट कलर में आप लोग जो देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये मेरा आर वाई वेक्टर है। ठीक है, इस आर का ही एक परपेंडिकुलर या फिर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन, और ये जो है ना ये आर एक्स है, ये क्या है, आर एक्स। इन शॉर्ट हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हेड टेल कॉम्बिनेशन देखना, हेड टेल कॉम्बिनेशन का अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो आर वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मैं यूनिट वेक्टर का यूज करके भी लिख सकता हूँ। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, तो डायरेक्शन देता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई ये कैप। तो देखना, ये जो आर एक्स वेक्टर है ना, ये आर एक्स वेक्टर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, आर एक्स आई कैप, और ये आर वाई वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर वाई जे कैप। आई कैप क्या है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है जो कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आर वाई क्या है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। तो व्हाट इज आर एक्स, ये जो आर एक्स यहाँ पे है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये जो अपना आर वेक्टर है जो एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, सपोज करना कि एक एंगल बना रहा है, ठीक, तो ये इस आर वेक्टर का
मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन में, सिमिलरली ये आर वाई क्या है, तो ये है मेरा मैग्नीट्यूड किसका, ऑफ आर वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में हम लिख रहे हैं इसे, तो आर एक्स इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप इज इट्स डायरेक्शन, आर वाई इज द मैग्नीट्यूड और जे कैप उसका वो डायरेक्शन रहेगा। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, अगर ये हम सारी चीजें करते हैं तो इसी को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टुकड़ों में हमें वेक्टर को स्प्लिट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हेड से, किसी भी वेक्टर के हेड से किसी भी एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, वहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करने की कोशिश करना, पैरेललोग्राम लॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखना, अगर मैं बोलूं ये आर वाई है, तो बेटा ये भी तो आर वाई बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज गोइंग टू बी द आर वाई। क्लियर, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। इस साइड ले लो या फिर इस साइड ले लो, वाई एक्सिस पे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको वाई एक्सिस पे ही लेने की कोशिश करते हैं। तो आर वाई आप इस साइड ड्रॉ कर लो या फिर इस साइड ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आर एक्स अगर देखोगे तो आर एक्स मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। दोनों साइड से दिखना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब देखना, मुझे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। हाउ टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड, नाउ दिस इज द बिग क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे लगा देना है बेटा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस करता क्या है, तो डिस्टेंस जो भी रहेगा, जो भी अपना हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये आर वेक्टर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आर वेक्टर मॉड में उसका मैग मॉड स्क्वायर, ये बन जाएगा आर एक्स वेक्टर मॉड स्क्वायर, ये बन जाएगा आर वाई का मॉड उसका स्क्वायर। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लिखने में और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसी को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। तो यहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। जो मैग्नीट्यूड किस तरह से मिलेगा, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। ओके, तो ये होता है मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इस तरह से हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले को अच्छे से बॉक्स में बंद करके रख देता हूँ, तो दैट विल हेल्प यू। अब दूसरी चीज, ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, डायरेक्शन अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें कुछ नहीं, इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू लेनी है। tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट divided by x component. Always remember this formula. तो y कंपोनेंट कौन है अपने पास, तो वो है आर वाई, x कंपोनेंट कौन है, तो वो है अपना आर एक्स। ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा। दैट मीन्स एंगल, डायरेक्शन का मतलब क्या है, तो डायरेक्शन का मतलब है कि वो रहेगा एंगल। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखना, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेके तो आप लोगों को फटाफट क्लिक हो जाएगा। सपोज करना कि एक वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया है 5 न्यूटन, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और मैंने बोला है कि इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम यहाँ पे 2D वाला ही समझने की कोशिश करेंगे, अपने सिलेबस में इनिशियली 2D ही है, मैथ्स में आप लोग इसको थोड़ा सा 3D में आगे समझने की कोशिश करो। ठीक है।
तो देखना, अब मुझे यहाँ पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, आर एक्स या फिर आर वाई। तो ट्रायंगल है अपने पास, तो ट्रायंगल का ही यूज करेंगे। तो ग्राफिकली देखा जाए तो ग्राफिकली सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये मुझे मिल जाएगा एक परपेंडिकुलर, सॉरी ये मुझे मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा वाई कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा मेरा वाई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट ही फाइंड आउट करना है, तो नो इशू। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर एक्स, डायग्राम से देखना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर की वैल्यू कितनी है, तो इस वेक्टर की वैल्यू है बेटा 5, और ये बन जाएगा कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये बन गया √3/2। ठीक, समझ रहे हो, ये बन गया मेरा आर एक्स, दैट इज एक्स कंपोनेंट। अब उसके बाद मैं वाई कंपोनेंट भी निकाल सकता हूँ, तो वाई कंपोनेंट के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, और ये कितना है अपना साइन 30, तो ये कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो प्रीवियस जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, हम उसी का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये थीटा है, ये आर है, ये आर एक्स है, आर वाई है। तो यहाँ से देखना, अगर मैं कॉस थीटा लेने की कोशिश करूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये मुझे मिल जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लेने की कोशिश करूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाय आर, तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कुछ इस तरह से हम ये कंपोनेंट ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, क्या मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो यस ऑब्वियसली आई कैन राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जे क्या। आर एक्स की वैल्यू कितनी आई है, तो वो आ चुकी है बेटा 5√3/2, तो ये बन गया अपना वेक्टर आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। तो देखो, जो हमें डेटा दिया था उसका यूज करके हम यहाँ पे एक वेक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है आर वेक्टर इज इक्वल टू 5√3/2 इंटू आई कैप प्लस 5/2 इंटू जे कैप। तो दिस इज सिंपल मेथड। तो चलो और कुछ इसके ऊपर फटाफट एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो ये तो हमने अभी 5 न्यूटन वाला ले लिया। चलो इसको फिर से कर देते हैं, 5 न्यूटन दैट इज 30। तो हमने यहाँ पे आर एक्स आर वाई कैलकुलेट किया था। अब देखना, मैं फिर से ये क्या कर रहा हूँ, ये 5 न्यूटन ही है, लेकिन अब मैं आप लोगों को एंगल देने वाला हूँ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री, दैट मीन्स ओरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनेगा, ओरिजेंटल के साथ एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्या मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूँ, तो यस आई कैन ड्रॉप द परपेंडिकुलर, तो ये अपना परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे वेक्टर को कंप्लीट करना है, तो कुछ वेक्टर को हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर बन जाएगा इस तरह से, ये वेक्टर बन जाएगा इस तरह से, हेड टेल कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो ये बन रहा है मेरा आर वाई, और ये बन रहा है मेरा आर एक्स। ओके, क्या मुझे आर एक्स मिल सकता है, तो यस आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स। आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस, जो भी एंगल है ओरिजेंटल के साथ दैट इज 60 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी है 5, तो कॉस 60, ये कितना बना, तो ये बना 5/2। क्या मैं आर वाई फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो यस आर वाई इज इक्वल टू आर साइन, ओरिजेंटल के साथ एंगल रहेगा 60, तो ये बन जाएगा 5 × √3/2। ओके, क्या मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो देखना यस आई कैन रिप्रेजेंट दिस इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 5/2 आई क्या प्लस 5/2 इंटू √3 ये क्या। क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा, तो नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, तो देखो
आर वाई जो है मतलब इसका वाई कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसका जो एक्स कंपोनेंट है ना ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ये निगेटिव होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस आई कैप वाले टर्म के साथ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये वेक्टर मिलेगा। क्लियर? तो ये रहा इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दैट इज -π/2 आई कैप प्लस π/2 इंटू √3 जे कैप। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था तो इसका कितना आया था, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू π/2 √3 आई कैप प्लस π/2 जे कैप, ये कुछ इस तरह से आएगा। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ और ये 5 न्यूटन है, तो इसके भी कंपोनेंट निकालने हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एंगल, आर की वैल्यू है 5, कॉस 30 की वैल्यू रहेगी √3/2। सिमिलरली मैं आर वाई निकाल सकता हूँ, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन 30, तो ये बन जाएगा π/2। क्या मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यस आई कैन रिप्रेजेंट दिस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से, फिर एक वेक्टर बनाओ और एक वेक्टर इसको परपेंडिकुलर। तो आप लोग देख सकते हो, अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, फिर से आर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो है 5/2 √3 आई कैप, और आर वाई की वैल्यू कितनी है, तो वो है 5/2 जी कैप। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा साइन के ऊपर देखना पड़ेगा, तो देखना एक्स कंपोनेंट जो है तो फिर से ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बन जाएगा -5। और वाई कंपोनेंट देखा जाए तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी बन जाएगा बेटा मेरा -5 माइनस। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे वेक्टर मिल जाएगा, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू -π/2 इंटू √3 आई कैप -π/2 इंटू जे कैप। सिमिलर अब यहाँ पे ये वाला भी कर लेते, सपोज करना फिर से ये एंगल है 30। यहाँ पे थोड़ा सा नोट करना, मैंने 3 एग्जाम्पल में एंगल दिया था वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ, और एक एग्जाम्पल में मैंने एंगल दिया है वर्टिकल के साथ। तो आप लोगों को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये प्रोसीजर करना है। तो क्या करना है, प्रोसीजर क्या कहता है सर, जहां से हेड दिखाई दे रहा है वहां से किसी भी एक एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें वहां पे वेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो ये बन गया मेरा एक वेक्टर और ये बन गया मेरा एक, तो यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो क्या मुझे आर एक्स की वैल्यू मिलेगी, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस 30, यह आ जाएगा 5/2 इंटू √3। आर वाई मुझे मिल जाएगा फिर से, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन 30, दैट इज 5/2। क्या मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो यस आर वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना एक्स कंपोनेंट मेरा राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव 5/2 √3 आई कैप, और ये जो वाई कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू -π/2 ए कैप। ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे वेक्टर मिला। तो आप लोग यहाँ पे गौर से देख सकते हो, मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, चारों के चारों वेक्टर्स मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट में लिए थे, और क्वाड्रेंट के हिसाब से ही मुझे आई और जे के ऊपर का साइन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे देखना, ये जो वेक्टर है फिगर नंबर 1 में, ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द आर एक्स एंड आर वाई, तो हमें आर एक्स मिल जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ द वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं सारे के सारे ना। फिगर नंबर 2 आप लोग देख सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो उसी का यूज करेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। नेक्स्ट
फिगर नंबर 3 देखना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीजें निगेटिव होती है। दैट मीन्स ये आ जाएगा माइनस आर एक्स आई कैप माइनस आर वाई जे कैप। ठीक है। सिमिलरली फिगर नंबर 4, तो ये देखना है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे दिखाई दे रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा, दैट्स वाई आर एक्स आई कैप, और वाई मेरा निगेटिव रहेगा, दैट मीन्स आर वाई जे कैप। ओके, कुछ इस तरह से हम यहाँ पे वेक्टर सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। थोड़ा सा एक सवाल हम यहाँ पे करेंगे। मान के चलना कि मैंने आप लोगों को दो वेक्टर्स दिए हैं, समझ लेना। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से दो वेक्टर थे, इन दोनों के बीच में एंगल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल होगा। अभी मुझे इसके कंपोनेंट बनाने, ध्यान से देखना। मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ एंगल थीटा 1 और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ एंगल थीटा 2। ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। अब मुझे इसके कंपोनेंट निकाल, तो फिर से वही वाला तरीका, परपेंडिकुलर डाल दो। आप लोग देख सकते हो ये जो वेक्टर है ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कुछ इस तरह से और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कुछ इस तरह। ठीक है। अब नीचे वाले का किस तरह से आएगा, नीचे वाले का देखना, नीचे वाले का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी फर्स्ट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर ही ओवरलैप होगा और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। ओके, समझ में आया। अगर मैं इन दोनों के एडिशन कर दूं, मान के चलो कि मैं इन दोनों के एडिशन कर रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है अपने पास, तो वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप। बी वेक्टर क्या है, तो वो है बी एक्स आई कैप माइनस बी वाई जे कैप। तो हमें यहाँ पे आई कैप कॉमन मिलेगा, तो ये मुझे मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। आगे देखा जाए तो जे कैप कॉमन मिल रहा है, दैट इज ए वाई माइनस बी वाई। तो कुछ इस तरह से भी हम एडिशन कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक्स वाई और जेड कंपोनेंट अवेलेबल हो तो हम कुछ इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलो दो वेक्टर का हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ अच्छे बेसिक बेसिक वाले न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। तो तीन अलग अलग क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर पूछा है, तो पोजीशन वेक्टर पूछा है तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये पोजीशन वेक्टर आर हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये एक्स कोऑर्डिनेट दिया है तो ये बन जाएगा 3 आई कैप, कुछ करना नहीं है। 3 मैग्नीट्यूड 3 कहाँ पे, तो एक्स डायरेक्शन में, दैट इंडिकेट्स 3 आई कैप प्लस 4 मैग्नीट्यूड कहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा 4 जे कैप। ये उसका पोजीशन वेक्टर बना। सिमिलरली 3D सिस्टम में भी हम इसको निकाल सकते हैं, आर वेक्टर, पोजीशन ऑफ आर वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, नथिंग है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के। ओके, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। एक्चुअल में ये क्या है, आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। मैं फर्स्ट एग्जांपल बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट है 3,4। तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा। अब इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये रहेगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये बन जाएगा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ओपी निकाल रहे हैं, बराबर।
हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर ओपी, इसी को हमने नाम दिया है आर वेक्टर। इन शॉर्ट पी के कोऑर्डिनेट माइनस ओ के कोऑर्डिनेट जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं माइनस कर देना, प्लस पी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा जे कैप। तो ये मुझे आंसर मिलेगा 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ पा रहे हो, हम यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं एक्चुअल में हम ये इस टेक्निक का यूज करके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो इसी टेक्निक के ऊपर देखना, ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट, मान के चलो कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, देन द फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें यहाँ पे एक वेक्टर निकालना है, कौन सा वेक्टर निकालना है, PQ वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट P से Q की तरफ जा रहा है, तो ये बन जाएगा मेरा PQ वेक्टर। PQ वेक्टर मतलब देखना, Q इज गोइंग टू बी द हेड एंड P इज गोइंग टू बी द टेल, मतलब हेड वाले जो कोऑर्डिनेट है उससे टेल वाले कोऑर्डिनेट्स मेरे को माइनस करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखना ओपी वेक्टर, पी में से मैंने ओ के कोऑर्डिनेट माइनस किए, सिमिलरली मुझे क्यू में से पी के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। तो क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो है -3, और ये बन जाएगा मेरा आई कैप, प्लस क्यू का वाई कोऑर्डिनेट है 3, पी का वाई कोऑर्डिनेट है 4, ये बन जाएगा जे कैप। तो ये मुझे मिला -i कैप -j। समझ में आ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पी क्यू वेक्टर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऑब्वियसली हमें क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तब जाके मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहाँ पे वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वो बन जाएगा मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे करना क्या है, कुछ करना नहीं है, स्क्वायर रूट में डालो, आई का जो भी मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का भी जो कोई मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर कर दो। ये कितना आया बच्चा लोग, तो ये बना मेरा 9 + 16, तो आंसर मुझे मिल जाएगा √25, दैट मीन्स आंसर आया मेरा 5। ओके, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ सिंगल नोटेशन में, दैट इज ए इज इक्वल टू 5। सिमिलरली क्या मैं पी का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, तो यस आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी। करना क्या है, स्क्वायर रूट में डालो, आई का जो भी मल्टीप्लायर है उसका स्क्वायर कर देना, प्लस जे का जो भी मल्टीप्लायर है उसको भी स्क्वायर कर देना। तो ये कितना बना, तो ये बना 4 + 16, तो ये आया √20। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5, या फिर आप लोग इस तरह से √20 भी रख सकते हो। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड, तो हमें उसको मॉड में डालना पड़ेगा। याद रखना मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मॉड में, मॉड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, फिर से वही वाला तरीका, फिर रूट लगाओ, के बाद आई का जो मल्टीप्लायर है उसको ले लो, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस ए का जो मल्टीप्लायर है उसको ले लो, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस के का जो मल्टीप्लायर है उसको ले लो, उसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ पे के है। तो ये कितना बना, तो ये बन जाएगा बच्चा 9 + 4 + 16, तो इट इज √29। आई होप कि मेरे कैलकुलेशन सारे करेक्ट है। अगर मैं कहीं पे गलत कर देता हूँ तो ऐसा मत समझना कि सर को आता नहीं है। अ, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ बाबा की गलती से हुआ है, तो गलतियां सर की मत ढूंढना, हो सकता है। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। नेक्स्ट, नाउ अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। तो सबसे पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब मुझे करना क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला है ए कैप, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, दैट इज
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, क्या मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकता हूँ? यस, मैं निकाल सकता हूँ। ये बना 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या? तो स्क्वायर रूट में डालो इसे, आई का मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर, जे का मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 25। रूट ऑफ 25 मतलब ये 5 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 j कैप। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j कैप। सिमिलरली हम नीचे वाले भी कर सकते हैं। तो हमें फिर से ए कैप निकालना है। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये बना आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में डाल देते हैं इसे। तो ये बन जाएगा आई का मल्टीप्लायर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, और जे का मल्टीप्लायर कितना है तो वो है 2, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 आई कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 जे कैप। देखो कितना इजी है। बहुत सारे लोग इस चैप्टर को डरते हैं। दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। यही सारी चीजें हमें लगती है जो आप लोगों को 12th में बहुत ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाले, यूनिट वेक्टर किस तरह से निकाले। ओके, अब नेक्स्ट सॉरी, तो फिर से देखना, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये बना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय, इसको डाल देना बेटा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बन रहा है 16 प्लस 9 25, और ये बन गया 4 29। तो ये मुझे मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 जे कैप प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 के कैप। ओके, so this is the unit vector in the direction of let me check, no, 25 इंच, यस 20। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा कंबाइंड एग्जांपल है, समझते हैं उसे। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू की तरफ जा रहा है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी हमने किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, तो वो बनेगा पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो फाइनल से इनिशियल वाला माइनस कर देना। फाइनल कौन है तो क्यू, तो सबसे पहले -3 ये बना इसका x कंपोनेंट प्लस -2 -4 ये इसका बना y कंपोनेंट प्लस -3 -5 ये बना इसका z कंपोनेंट। तो ये मुझे मिल जाएगा -6 आई कैप -6j कैप -8 j कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ लेना ये चीज, ये क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, हमें क्या निकालना है अब, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये पी क्यू क्या हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। मॉड का मतलब क्या है, तो मॉड का मतलब हम यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये आ जाएगा -6 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में डालो इसे, एक्स का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वाई का कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस जेड का कंपोनेंट उसका स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, बाकी आप लोग ये एडिशन वाला पार्ट कर लेना। अगर आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो तो आगे इसे सॉल्व कर देना। ये बना 36 प्लस 64, तो ये 72 प्लस 64, तो नियर अबाउट ये 136 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी 136। तो ये मुझे मिल गया -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 136 आई कैप -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 136 जे कैप -8
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 136। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। गिवन डायरेक्शन में हमें वो सारी चीजें मिल जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो देखना इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप देन फाइंड द सी। हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है पापा? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा यूनिट वेक्टर का? तो सर वो 1 होता है। हम इसी चीज का यूज करेंगे। कंसिडर करना कि ये यूनिट वेक्टर है ए कैप इज इक्वल टू 0. आई कैप प्लस 0.8 कैप प्लस सी के कैप। अब क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं? यस, तो मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मॉड भी ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट उसका, आई का मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर, के का मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर और के का मल्टीप्लायर उसका स्क्वायर। लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो मैग्नीट्यूड होता है 1। तो मैं LHS पे यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ये आ जाएगा 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बन गया मेरा 1, ये 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या है? आगे तो बस इसे हमें सॉल्व करना है, इसमें अब बाकी कुछ रहा ही नहीं। ओके, तो ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.62889 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, 0.89 तो रहा मेरे पास 0.11। तो सी की वैल्यू मिली, सी की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.1। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे अपना ये फाइनल आंसर। ओके, तो दिस इज द वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन। तो सारे स्टेप्स समझना, ज्यादा जंप मारने की कोशिश मत करना, जितना हो सके सारे क्वेश्चन स्टेप्स लगा के सॉल्व करना। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन है। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखना, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, अब व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो थीटा रहेगा मेरा 0। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, तो ये बना वेक्टर p, ये बना वेक्टर q। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर पैरेलल का मतलब क्या होता है? तो पैरेलल का मतलब ओवरलैपिंग भी होता है। दो वेक्टर्स अगर ओवरलैप कर रहे हो, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर विल बी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो दिस इज ओवरलैपिंग। या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरेलल अगर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल कितना रहेगा दो वेक्टर के बीच में? तो एंगल रहेगा दो वेक्टर के बीच में 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। अगर मैं ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे डाल दूं, देन आई विल गेट रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और cos 0 की वैल्यू है 1। एक्चुअल में ये क्या है? तो ये एक्सपांशन है किसका? तो ये एक्सपांशन है p प्लस क्यू होल स्क्वायर का। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर भर गए, मुझे यहाँ पे मिला p प्लस क्यू। और ये जो रिजल्टेंट होता है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब मिलेगा? जब दो वेक्टर्स मेरे पैरेलल हो या फिर ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? थीटा मेरा यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। याद रखना, एंटी पैरेलल का मतलब क्या? तो थीटा आ जाएगा मेरा यहाँ पे 180 डिग्री।
रिप्रेजेंटेशन, पी वेक्टर इधर चल रहा है, क्यू वेक्टर इधर चल रहा है। ठीक है, ये पैरेलल ही है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। या फिर ये पी वेक्टर यहाँ पे है और ये क्यू वेक्टर यहाँ पे है। अगर ऐसा हो तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा, तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल आएगा 180 डिग्री। ओके, अगर ये 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 180 की वैल्यू रहेगी -1। ठीक, तो मैं यहाँ पे अब रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये आ जाएगा -1। तो मतलब ये क्या हुआ, अगर इसे ढंग से देखोगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये क्या है, तो ये p माइनस क्यू का एक्सपांशन है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट मर गए, यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू p माइनस क्यू, और ये जो रिजल्टेंट रहेगा ना, ये रिजल्टेंट मेरा मिनिमम रहेगा। ये रिजल्टेंट क्या होगा मेरा, यहाँ पे मिनिमम होगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, जब दो वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर हो, थीटा बनेगा 90, थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये पी वेक्टर यहाँ पे, ये क्यू वेक्टर यहाँ। ओके, तो cos 90 की वैल्यू आती है, cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, और ये जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे रिजल्टेंट मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, आप लोग ये सारी चीजें याद रखना। मुझे मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो। मुझे मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलता है, जब दो वेक्टर्स मेरे एंटी पैरेलल हो। ओके, और दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके रिजल्टेंट मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें। तो देखना, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स having magnitude 5 and 4 is 60 degree, then find the magnitude and direction of the resultant vector। ठीक है, तो देखो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4, कंसिडर कर लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60। थीटा तो 60 हमें दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो बना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। सारी चीजें यहाँ पे रख दो अब। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 60। ठीक है, तो ये बन गया है मेरा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस ये बना 40, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा 20। तो 25 प्लस 16, तो ये बना 41 प्लस ये बना 20, तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 61। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, तो ये बन जाएगा मेरा मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, आगे क्या पूछा है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो डायरेक्शन पूछा है, डायरेक्शन का मतलब हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा अब एंगल। एंगल के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। वैल्यूज रख दो यहाँ पे, क्यू की वैल्यू है 4, ये बनेगा साइन 60, p की वैल्यू है 5, की वैल्यू है 4, ये बन जाएगा कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा 2√3/7। ओके, अब थोड़ा सा लिखने का इसको तरीका होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√3/7। ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बनेगा। अब हम यहाँ से बीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू थीटा होता है। लेकिन अब ये जो थीटा है ना, ये मुझे रेडियन में लेना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 2√3, नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है तो 60 डिग्री, डिग्री मतलब ये आ जाएगा π/3। तो मैं यहाँ से बीटा सॉल्व कर सकता हूँ, तो बीटा मुझे मिल जाएगा π/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाय 7। कुछ इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा बीटा एंगल, मतलब पी वेक्टर के साथ का भी एंगल और क्यू वेक्टर के साथ का भी एंगल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन अच्छा है और दिस इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिकली काम करना पड़ेगा। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो देखो दो फोर्सेस दिए मतलब, और उनके मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। तो इन शॉर्ट क्या है, तो ये पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 80, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 12। If the resultant is 90 degree with the force of smaller magnitude, जो छोटा रहेगा उसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमें इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मान के चलो कि ये छोटा वेक्टर है। अब देखना रिजल्टेंट क्या है, इसको 90 डिग्री है तो मैं मान लेता हूँ कि ये रिजल्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा वेक्टर ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, दो वेक्टर के बीच में। अब ये कंडीशन पॉसिबल कब है, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 से ज्यादा हो। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना 90 से ज्यादा हो, तब ही ये वाला कंडीशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि वेक्टर p is smaller one and vector q is the larger one. This is going to be our diagram। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर मैंने एक ही जगह से दिए। ओके, तो रिजल्टेंट का एंगल है 90 डिग्री विद द p। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ? तो सबसे पहले रिजल्टेंट एंगल का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये एंगल अल्फा है, अल्फा दिया है 90 डिग्री। क्या मेरे पास tan अल्फा का फॉर्मूला है? यस, आई डू हैव द फॉर्मूला ऑफ द tan अल्फा। तो वो क्या है, तो वो है q, जैसे अभी हमने यूज किया था, q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखना tan 90, tan 90 आ जाएगा q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। लेकिन अब ये दिक्कत है, थीटा क्या है, तो ये टोटल एंगल है, दो वेक्टर के बीच में ये टोटल एंगल मेरा थीटा रहेगा। ओके, अल्फा क्या है, तो अल्फा इज द रिजल्टेंट एंगल। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो इन्फिनिटी होती है। व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी को मैं लिख सकता हूँ 1/0। ओके, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/0, मैथमेटिक्स वाला टर्म है। तो अब हम इसी चीज का एडवांटेज लेंगे, तो ये आ जाएगा q साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो q कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, q कॉस थीटा इज इक्वल टू -3। याद रखना, हमने यहाँ से q कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। ओके, नेक्स्ट, अब थोड़ा सा इस कंडीशन का भी यूज कर लेते हैं। रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट है अपने पास 12। तो रिजल्टेंट किस तरह से मिलेगा, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। r की वैल्यू है 12, तो अब हमें पता चला उसका यूज करेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस
2 × p। अब यहाँ पे देखना क्यू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस। ओके, क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है -p। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 12 स्क्वायर, ये आ जाएगा p² प्लस q² -2p²। ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये मुझे मिल जाएगा q² माइनस p², और ये मुझे मिल जाएगा 140। ठीक, तो क्या मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, तो यस, तो मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ q माइनस p इंटू क्यू प्लस p। ओके, तो q प्लस p की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो q प्लस p की वैल्यू है 80, तो q माइनस p मुझे यहाँ से मिल जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 80, तो ये आ जाएगा 8। q माइनस p इज इक्वल टू 8। तो देखना दो इक्वेशन है अपने पास। एक इक्वेशन क्या है, q प्लस p इज इक्वल टू 14, सॉरी 18, q माइनस p इज इक्वल टू 8। लेट मी चेक। हाँ, तो क्या अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, तो यस, अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा 2q, p कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 26। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13, q की वैल्यू 13। अगर q 13 है तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 18 माइनस 13, दैट इज 5। तो देखना, एक वेक्टर जो रहेगा, एक वेक्टर रहेगा अपना 5 और दूसरा वेक्टर रहेगा अपना 4, सॉरी, एक वेक्टर रहेगा 5 और दूसरा वेक्टर रहेगा अपना 30। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोगों को ये क्वेश्चन आना चाहिए ना। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क पे रहेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 16 ले लो, और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट जो रहेगा, रिजल्टेंट लेना 8। तो बाकी डेटा तो आप लोगों का उसी तरह से रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। ओके, तो ये चीज है, आप लोगों को ये होमवर्क ट्राई करना है, और आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखना है यहाँ पे दो क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये राइट वाला क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम लेफ्ट वाला क्वेश्चन। इफ mod of p plus q vector is equal to mod of p vector plus mod of q vector, then find the angle between the vector p and vector q। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले mod of p वेक्टर प्लस mod of q वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का एडिशन करके उनका रिजल्टेंट निकालना है। ओके, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ भी नहीं है, p इज इक्वल टू क्यू दिया है, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू। एक्चुअली ये नोटेशन का खेल है। अब इसको, इस पूरे मॉड वाले को मैं सिंपली इतना ही लिख दूंगा, p इज इक्वल टू क्यू। हाँ, इसको नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे p प्लस क्यू। ठीक है, सिंगल को हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे एडिशन वाले को नहीं लिख सकते। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो मतलब मैं p प्लस क्यू की जगह पे p लिख सकता हूँ, और सारे q की जगह पे p भी लिख सकता हूँ। ये बन जाएगा p² प्लस q² प्लस 2p इंटू p कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे भी p गिरा दे, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा p² प्लस p², तो ये बना 2p² प्लस ये फिर से बना 2p² इंटू कॉस ऑफ थीटा। आई कैन टेक 2p² एज अ कॉमन, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग देख सकते हो p² कैंसिल, ये मुझे मिल जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -1/2। तो क्या मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, तो यस, हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा -2 कब रहेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप लोगों को इसका आंसर आने के लिए ट्रिगो का टेबल पता होना चाहिए। ओके,
ट्रिगो का टेबल पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा मेरा बन जाएगा 120। अगर आप लोगों को ट्रिगो का टेबल पता नहीं है 2 क्वाड्रेंट तक, तो ये आप लोगों को शायद तकलीफ दे सकता है। ठीक। सिमिलरली अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। मॉड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखना इसमें और इसमें क्या है, तो ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन है और ये वेक्टर एडिशन है। तो सब्सट्रैक्शन में करना क्या होता है, सिंपली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा -2 पी क्यू कॉस। यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 पी क्यू कॉस थीटा। दैट इज द फंडामेंटल डिफरेंस। तो मैं फिर से यहाँ पे पी रख सकता हूँ, क्यू की जगह पे भी पी रख सकता हूँ। तो ये बना पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर -2 पी स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये बना पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर -2 पी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। 2 पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 - कॉस थीटा। ओके, तो पी स्क्वायर कैंसिल, ये मुझे मिल जाएगा 1/2 1 - कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा मुझे मिलेगा यहाँ से 1 - 1/2, दैट इज इट इज गोइंग टू बी द +1/2। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा रहेगा मेरे पास 60 डिग्री। क्लियर है। तो देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। क्लियर। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ में आए। समझ में नहीं आया है तो फिर से इस वीडियो को देखना, फिर से सारी चीजें लिखने की कोशिश करना, और जो भी लिख रहे हो खुद से लिखने की कोशिश करना। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हमने सारे के सारे फंडामेंटल क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर के ऊपर, वो कवर करने की कोशिश की। और अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आते हैं तो बेटा आप लोगों को वेक्टर में आगे अगले 2 साल कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक। तो चलो आज रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करो।